हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग ने एक सीरीज़ स्टार्ट करा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी एंट्रेंस के लिए 40 क्वेश्चंस की सीरीज़। मैंने आप कहा था आपसे कि मैं आपको 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा फिजिक्स के, जिनसे काफ़ी चांसेस हैं कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग ने 40 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देखा था फिजिक्स का। आज हम लोग नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी 200 क्वेश्चन लगभग देखेंगे। इतने में आपका काम हो जाएगा। पेपर नज़दीक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए और मस्ती करना थोड़ा सा बंद करिए। 10-15 दिन आराम से मेहनत कर लीजिए, निकल जाएगा एंट्रेंस और बढ़िया से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। किसी दिन मैं आपको लाइव आके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा व्यू दूंगा। हम लोग आर्ट फैकल्टी भी जाएंगे, साइंस मेरा खुद है फैकल्टी, मैं क्या कहते हैं वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। ओके, मज़ा आएगा। किसी दिन लाइव आके तो मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे आज भी। पेशेंस बनाए रखिए और आप इसको इंटू 2 इंटू 1.5 पे देखिए आराम से। जो पॉइंट नोट करने लायक हो, कोई फार्मूला आ जाए बीच में, उसे नोट कर लीजिए और बाकी आप देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज़ केप्ट जेंटली। कह रहा है कि पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है। तो इसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो है कि जो नीडल की क्या कहते हैं डेंसिटी, नहीं नहीं, अच्छा सुनो, बहुत लोग इसके ऑप्शन इसमें यह लगा के आएंगे कि द डेंसिटी ऑफ नीडल इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक, लेकिन ये पूरी तरह से गलत बात है। आप सुनिए, डेंसिटी जो होती है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है। मैंने क्या कहा, डेंसिटी जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी जो है वो केवल कितना कोई चीज़ गाढ़ा है इस तरह से डिपेंड करती है। जैसे लोहे की डेंसिटी जो होती है हमेशा, क्योंकि लोहा सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से हमेशा हमेशा ज़्यादा होती है। ओके, तो बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो कहेंगे जो नीडल है उसकी डेंसिटी लेस है वाटर से, इसीलिए वो ऊपर तैरता है, क्योंकि उनको आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल याद आ जाएगा। आर्किमिडीज़ ने क्या कहा था कि जो लो डेंसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो हाई डेंसिटी वाली चीज़ों के ऊपर तैरती हैं। ओके, लेकिन इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो वाटर जो है वाटर लिक्विड है एंड जो नीडल आपकी है वो सॉलिड है, और सॉलिड की डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज़्यादा होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण जो नीडल है वो पानी के ऊपर तैरेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, आप गलती मत करिएगा दोबारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मास ऑफ द स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। एक तारे की मास यानी द्रव्यमान सूर्य की मास का 2 गुना है, वह क्या हो सकता है। तो देखो, सन का लगभग 2 गुना जिसका द्रव्यमान होता है वो आपका न्यूट्रॉन स्टार होता है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट है। चंद्रशेखर, सॉरी मेरा पेन ख़राब हो गया इसलिए थोड़ा राइटिंग ख़राब है, मैं जल्दी से ले लूँगा तो अच्छे से लिखेंगे। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। चंद्रशेखर लिमिट ये होता है कि जब कोई सूर्य से बड़ा, सूर्य से काफ़ी बड़ा, ठीक, जब कोई सूर्य से काफ़ी बड़ा जो तारा होता है वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे खोने लगता है करोड़ों वर्षों में। तो एनर्जी खोने के बाद जब वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है, तो वो कौन सा सूर्य है जो ब्लैक होल में, सभी सूर्य तो जैसे जो तारे सूर्य से बड़े होंगे वो कितने बड़े हों कि ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए चंद्रशेखर ने एक लिमिट दी थी, मैं आपको बताऊँ फिर से समझिए। कोई भी तारा जो सूर्य से बड़ा होता है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। ब्लैक होल क्या होता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ब्लैक होल, और दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ यही है कि ये परफेक्टली कंडक्टिंग, परफेक्टली अब्जॉर्बिंग, परफेक्टली इमिटिंग, यानी कि इसके पास सारी पावर्स होती हैं। ओके, जिसे हम अलमाइटी कह सकते हैं। ओके, इसकी खोज अभी तक हुई है, मतलब बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से बता नहीं पाया कोई अभी इसके बारे में, तो हम उस पर नहीं जा रहे। तो कोई भी ब्लैक होल में तारा कब कन्वर्ट होता है, उसे चंद्रशेखर ने एक लिमिट के तहत बताया था कि जब किसी का मास यानी द्रव्यमान जो है वो सन के मास का 1.44 टाइम्स रहेगा। जब किसी तारे का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना होगा, तब वो जब अपनी सारी एनर्जी खोएगा तो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। ये है ब्लैक होल का कंसेप्ट। न्यूट्रॉन स्टार, इसका आंसर हो जाएगा क्या कि जो 2 गुना मास होता है सूर्य से, वो किसका होता है, न्यूट्रॉन स्टार का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
ओके, थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो आपको आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी चलिए पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। कह रहा है कि रॉकेट की अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम प्लान वेग की आवश्यकता होती है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, यानी देखो, जब आप किसी बॉल को ऊपर की ओर उछालते हैं तो बॉल नीचे आ जाती है अर्थ पे, ऐसे लेकिन रॉकेट जो है या हमारे जो लॉन्चर्स होते हैं या हम जो स्पेस यान भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो क्या वो वापस आ जाते हैं? ऐसे ऐसे तो वापस आ जाते तो कभी हम लोग पहुंच ही नहीं पाते कहीं, मंगल ग्रह पर ना पहुंच पाते, ना हम लोग स्पेस में पहुंच पाते, मगर वापस नहीं आते। तो कब वापस नहीं आएंगे? आप किसी चीज़ को 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे, वो धरती पर फिर से गिर जाएगा। आप किसी को 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे, वो फिर से नीचे आ जाएगा। आप 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी को फेंकेंगे तो वो चीज़ स्केप कर जाएगी, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाएगी। ओके, तो 11.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप किसी को फेंकते हैं तो अर्थ पे वापस नहीं लौटेगा, अर्थ से स्केप कर जाएगा। ठीक है, और कई बार इसके वेलोसिटी का फार्मूला भी पूछता है, तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, √g/r इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके वेलोसिटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। कह रहा है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, कितना? अपने वेट के बराबर। देखिए, आप किसी पानी में कब डूबते हैं? जब आप अपने वेट के बराबर, सपोज दे आपका वेट है, ये वाटर का टैंकर है, तो इस वाटर के टैंकर में ये तब डूबेगा जब ये अपने वेट के बराबर इसमें से डिस्प्लेस कर देगा वाटर को। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबको आ जाएगा होगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। फोर्थ फिफ्थ से रिपीट हो गया, इसमें भी आंसर वेट लगाते हैं हम लोग। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। ठीक है, जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बहुत आप ढूंढेंगे तब मिलेगा, और मैं आपको ऐसे भी बता रहा हूँ अच्छे से, तो इसको पढ़ लीजिए, आपका फ़ायदा हो जाएगा। व्हाट प्रिंसिपल लॉज एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन द ऑटोमोबाइल। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती हैं वो कौन सा ला डिफाइन करता है? वो पास्कल्स ला। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बेस्ड होती है। कह रहा ये हाइड्रोलिक लॉ होता क्या है कि इसमें जानते हैं कैसे इसका वर्किंग होता है? ये इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि कोई भी लिक्विड को जो हम प्रेस करते हैं तो फैलता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी को प्रेस करेंगे तो फैलेगा ही। तो ये पास्कल्स लॉ, इसके बारे में नहीं जा रहा, आपके एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट था कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करता है, तो पास्कल लॉ पे आप इसको याद रखिएगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वैलिडेट्स द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा नियम या कथन है जो कहता है कि द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है ना नाश किया जा सकता है, यानी उसे मिटाया जा सकता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। सेवन क्वेश्चन देखते हैं हम। द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स, यानी वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन यानी परिवर्तन किसे दर्शाता है? तो तूफान को कहते नहीं है कि बहुत शांति जब होती है तो तूफान आने का रीज़न होता है। तो वायुमंडलीय दाब में यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक परिवर्तन होने लगे तो आप जानिए तूफान आने वाला है। चलो एट्थ क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। हु डिफाइन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था? सबको पता, चाचा न्यूटन ने दिया था। याद रखिए, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको मैं पढ़ा चुका। फैराडे ने क्या दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। गैलीलियो ने क्या दिया था? गैलीलियो ने सिद्धांत दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया का। ठीक, आर्किमिडीज ने क्या दिया था कि कम डेंसिटी वाली वस्तु अधिक डेंसिटी वाली वस्तु के ऊपर तैरती है, जैसे कि पानी पे नाव। ओके, अब नाव की डेंसिटी जो है वो, आप इसको मतलब सॉलिड और लिक्विड लीजिएगा, अब इसमें डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, और नियम है कुछ तैरने के। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि जब इक्वल डेंसिटी की दो चीज़ें आप लेंगे तो आपस में घुल मिल जाएंगी, और जब आप थोड़ी सी भी डेंसिटी अलग रखेंगे तो कम डेंसिटी वाला ज़्यादा डेंसिटी वाले के ऊपर तैरेगा। नाव से क्यों नहीं रिलेट किया? नाव में और भी फैक्टर्स आ गए। सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया है, वो भी तो डिपेंड करता है। ठीक है, डूबने कोई चीज़ सिंक करेगी या कोई चीज़ तैरेगी, ठीक है, फ्लोट करेगी, तो ये सारे फैक्टर्स आप देखिएगा। हर बात को सीखने, फिजिक्स जो है कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीखते जाइए, फिजिक्स आती जाएगी। 9 क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड, यानी कोयले से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो क्या होती है? ये हम थर्मल एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। लाइट एनर्जी क्या होती है? आप जानते हैं, जो लाइट के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चलो
व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, यानी कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होता है, मास चेंज बट वेट रिमेन्स सेम, वेट चेंज बट मास रिमेन्स सेम, बोथ वेट एंड मास चेंज, बोथ वेट एंड मास रिमेन्स सेम। अब मैं इसको समझा दूँ आपको एक बार कि क्या ये कंसेप्ट कह रहा है। ओके, देखो सपोज दैट आप अर्थ पे थे। ओके, अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, सपोज मैं 10 मान लो, 10 ही ले लो, 9.8 होती है, सबको पता है, एग्जांपल के लिए 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, होती है। अब जब आप यहाँ मून पे पहुँच जाएंगे, ये आपका क्या है, अर्थ है, ये आपका क्या है, मून है। जब आप अर्थ से मून पे जंप करेंगे तो आपको पता है कि आपके जी की वैल्यू g/6 हो जाती है, ये तो सबको पता है, छोटा सा कंसेप्ट बचपन से सिखाया गया है। यानी आपके जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो गया, वो तो 1/6 हो गया। और आपका वेट क्या होता है, वेट आपका mg होता है, यानी अब आपका वेट भी mg/6 हो जाएगा, वेट आपका कम हो गया। तो कहने का मतलब अब, लेकिन आप सुनिए, मास जो है, मास किसी पार्टिकल का वो तो चेंज होता नहीं, मास किसी पार्टिकल का वो चेंज होता नहीं। जैसे मैंने आपको कह दिया, आपने सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आप घर में कोई एक पॉट ले लीजिए, बर्तन, उसमें आप पानी गर्म करिए, तो आपका पानी धीरे धीरे गर्म होते होते तो कम हो जाएगा, क्या आपका पॉट भी कम हो जाएगा, नहीं ना। इसी तरह से मास के कंसेप्ट हो जानिए, मास कम नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। क्यों, क्योंकि वेट आपका mg होता है और g की वैल्यू स्थान से स्थान जाने तक चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए mg/6 आपका वेट हो गया, यानी कि जब अर्थ से आप मून पे गए तो आपका वेट डिक्रीज हो गया और मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, वेट चेंजेस बट मास रिमेन्स कांस्टेंट, बी आपका सही हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 क्वेश्चन। अ डायनमो इज ए डिवाइस विच, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में बीएचयू में आया था, या 2019 में बीएचयू में आया था, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा कि एक डायनमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी अ डायनमो इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इज, यानी पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा है कि आप अंतरिक्ष की वस्तुओं को देखेंगे। बहुत लोग एस्ट्रोनॉमिकल टिक करके आएंगे और पूर्णतया गलत हो जाएगा। आपसे हमेशा एग्जामिनेशन में एग्जामिनर खेलता है और आप उसमें फंसते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं, माइक्रोस्कोप का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब दूर की चीज़ों को देखना है तो टेलीस्कोप हम लोग दूरदर्शक इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल क्यों नहीं होगा, जब आप पृथ्वी से अंतरिक्ष में देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, आप मार्स को देखते हैं, तब आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। पर उसने तो ये कहा नहीं कि आप अंतरिक्ष को देखेंगे, उसने कहा पृथ्वी पर ही कोई वस्तु अगर दूर स्थित है, जैसे मान लो आपके एटमॉस्फेयर में, आपके अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर की दूरी पर या 80 किलोमीटर की दूरी पर क्या कहते हैं कोई वस्तु आपको देखनी है, तब आप टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एस्ट्रोनॉमिकल। ध्यान रखिए, उसने कहा है कि पृथ्वी पर ही आप वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो टेरिस्ट्रियल अंतरिक्ष को देखने के लिए, तो एस्ट्रोनॉमिकल। क्वेश्चन याद रखिएगा, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। चलिए हम 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं, इसी को पढ़ लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहीं से। Two stones of different masses are dropped simultaneously from the top of a building. टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, कह रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो स्मॉल स्टोन रिच, अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं आपको इसको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। स्मॉलर स्टोन रीच ग्राउंड अर्लियर, लार्जर स्टोन बोथ स्टोन एंड डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ स्टोन। देखो, आपको अर्थ के लिए कहीं भी आप चले जाएं, अर्थ के सरफेस से थोड़ा मतलब वायुमंडल के बाहर न चले जाएं, ना अर्थ के अंदर घुसें, अर्थ सरफेस पर कहीं भी हो, और अर्थ सरफेस के अगर आप ऊपर भी 2-4-10 किलोमीटर तक जाते हैं, तब भी आपका जी का जो वैल्यू है वो सेम रहता है। और जी का वैल्यू सेम होने से होता क्या है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब पे सेम वर्क करता है। ठीक, तो आप कोई भी बॉल हो, आपके पास लोहे की गेंद हो, ओके, और आपके पास क्या कहते हैं एक कागज़ हो, कागज़, आप दोनों को एक साथ फेंकेंगे और एयर रेसिस्टेंस को हम नेग्लेजिबल कर दें, तो आपकी जो दोनों वस्तुएं हैं वो नीचे एक साथ गिरेंगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक पेन को ले लीजिए और एक बड़ी लोहे की गेंद ले लीजिए, एक साथ दोनों को आप छोड़िए, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि कौन सा बाद में गिरा है, एकदम एक साथ गिरेगा। आप अभी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन
कभी आप करेंगे नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आप एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल नहीं मान रहे हैं। मतलब आप अगर वैक्यूम में ही एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं आपके वो सेम ही सरफेस पे गिरेंगे। लेकिन अभी आप कागज़ को छोड़ दीजिए तो कागज़ जो है उसका सरफेस एरिया एयर रेजिस्टेंस के साथ फोर्स एयर रेजिस्टेंस वर्क करने लगेगा उस पर, तो कागज़ देर में गिरेगा, और लोहे की चीज़ होगी तो पहले गिर जाएगी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उस पर जल्दी काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। यदि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दें, ना माने, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दो आप एक साथ फेंकते हैं तो एक साथ ही गिरेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लें, कभी क्वेश्चन में फंसाए, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है अभी तक, जितने भी ऑप्शन आएंगे आपको केवल यही लगा के आना है कि बोथ स्टोन रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम। सबका ऑप्शन यही सही होता है। लेकिन कभी फंसा दिया और क्वेश्चन में दे दिया कि एयर असिस्टेंट को नेग्लिजिबल ना माने, तब ध्यान रखिएगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, आई रिपीट, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या जो ज़्यादा भारी होगा वो पहले पहुंचेगा। अगर एयर रेसिस्टेंस को हम माने तो इसमें नहीं माना गया है, इसमें वैक्यूम लिया गया है। चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए शिप इंटर्स द सी फ्रॉम ए रिवर, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है। देखो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट यहाँ आपके पास नदी है, ओके, और यहाँ पे आपके पास एक जहाज है, ठीक, यहाँ आपके पास एक जहाज है। तो ये जहाज नदी में जब था तो आपको पता है नदी की जो डेंसिटी होती है वो समुद्र की डेंसिटी से कम होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र जो होता है हमारा उसमें नमक होता है, नमक। इस कारण इसकी डेंसिटी जो होती है, और सारे आइटम्स होते हैं, तो इसमें जो हमारी सिप है वो सी की जो क्या कहते हैं डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेंसिटी जो थी वो वाटर की कम थी, मगर यहाँ से यहाँ जंप करने पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो जब जहाज़ आपका यहाँ पे पहुँचेगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। सिंक्स नहीं, गलत जवाब। इट रिमेन्स द सेम लेवल, नो, क्योंकि डेंसिटी यहाँ समुद्र की ज़्यादा है तो कम वाली ऊपर ही उठेगी। इट राइजेज ए लिटिल, यानी थोड़ा सा ऊपर राइज हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, डेंसिटी के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट है बहुत बढ़िया। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है? 24 घंटे होती है। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने घर पे एक छतरी लगाया हुआ है टाटा स्काई का। अब टाटा स्काई का एक बार जब टाटा स्काई लगाने वाला आता है तो सिग्नल फिट कर देता है, मिला देता है। उसके बाद क्या आपको बार बार सिग्नल चेंज करना पड़ता है? नहीं ना। क्यों नहीं चेंज करना पड़ता? क्योंकि जो सैटेलाइट से आपने सिग्नल मैच किया है वो अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है, यानी 24/7 में अर्थ अपने अक्ष पे घूमती है पूरा एक चक्कर। तो उसी समय में वो सैटेलाइट भी उसके साथ साथ घूमता है। अब मान लो आपकी अर्थ यहाँ है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। अब अर्थ रोटेट अपनी एक्सिस पे करके, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे था आपका एंटीना, और ये खिसक के यहाँ आ गया, लेकिन आपकी जो सैटेलाइट है वो जो है वो घूम के यहीं तक पहुँची, तो आपका सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी मैच ही नहीं किया। तो सिग्नल मैच नहीं करेगा तो आपको नेटवर्क आएगा ही नहीं ना। तो इसलिए अब ये जानिए भर भर के जियो से स्टेशनरी सैटेलाइट इस्तेमाल हो रहे हैं दुनिया में, ताकि अच्छे से सिग्नल मिल पाए। तो समझ में आ गया। इसलिए इसका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 घंटे ही होता है। ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है और पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, तभी हम लोग अपना सिग्नल आसानी देख पाते हैं। चलो 16 क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बोथ रीच द सरफेस साइमल्टेनियसली। कह रहा है कि पीस ऑफ, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट का बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? यदि उनका आयतन बराबर हो, यदि उनका घनत्व बराबर है, यदि उनका द्रव्यमान बराबर है, उन्हें निर्वात में गिराया जाए, यानी एयर रेसिस्टेंस को ना माने तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक साथ ही गिरेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ वुड इज हील्ड अंडर वाटर, द अपथ्रस्ट ऑन इट विल बी। कह रहा है कि द पीस ऑफ वुड इज हील्ड अंडर वाटर, यानी कि एक लकड़ी का जो गट्ठर है या डिब्बा कह सकते हैं वो पानी में डूबा हुआ है, पानी में वाटर टैंकर में डूबा हुआ है। सपोज ये स्ट्रिंग है, यहाँ से हमने लटका के डुबो दिया। तो कह रहा है कि ये डूबा हुआ है तो कौन सी कंडीशन सही होगी? कह रहा है लकड़ी के भार के बराबर होगा जो अपथ्रस्ट फोर्स है, लेस देन होगा, मोर देन होगा या जीरो होगा। देखिए
अपथ्रस्ट मतलब क्या होता है, जो जैसे अपथ्रस्ट मैं आपको सिखाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जब सपोज दैट आप एक बॉल ले लीजिए कॉस्को की, उसे आप पानी में डुबोएंगे या किसी भी चीज़ को आप पानी में डुबोते हैं तो आपको ऊपर एक फोर्स फील होता है, वो अंदर जल्दी जाता नहीं है, आपको ढकेलता है बार बार पानी कि हम अपने अंदर डुबोने नहीं देंगे। तो जो पानी ढकेलता है जिस फोर्स से, उसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और आप ध्यान रखिए कि जब आपकी बॉल अंदर आप ज़बरदस्ती उसमें डाल देते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपने अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दिया। ठीक, तो यदि कोई पीस ऑफ वुड अंडर वाटर, यानी आपका कोई गेंद अंदर वाटर चला जाता है, पानी के अंदर चला जाता है, तो इसका मतलब आपने ज़्यादा ताकत लगा दी, तभी तो पानी के अंदर गया। यानी अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो यहाँ पर आपके ताकत से कम हो जाएगा, तो अपथ्रस्ट फोर्स ऑन इट विल बी लेस देन वेट ऑफ वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है कि it provides oxygen to drowning person, no. It increases the volume of the person to keep him float, no. It decreases the volume of the person to keep him afloat। यानी कि ये जो है वो आयतन को घटा देता है ताकि क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से तैर पाए। ठीक, तो ये होता है हमारा लाइफ जैकेट का सिद्धांत। अभी कल एक क्वेश्चन हमने करवाया था तो उसमें बहुत सारे लड़कों को डाउट था कि आपने भैया वो बता दिया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जबकि न्यूटन सेकंड लॉ ये था। तो भाई जो बेसिक चीज़ें हैं, कहीं कदार अगर गलती हो जाए, इंसान सब लोग होते हैं, तो उसको आप समझ लिया कीजिए, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो कहीं डाउट लगा करें तो आप गूगल है आपके पास, अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी उपस्थित है, सर्च मारिए। ये तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन कि आपको कोई समझाएगा नहीं। बाकी ये सॉरी PDF अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे सपोज दैट मैंने आपको किसी के टॉपिक के किसी चैनल से या कहीं से मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए, तो 10 क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट ढूंढ के आपको करवाए हैं, वो करवाए तो उस चैनल पे भी गए, लेकिन आपको वहाँ शायद कम समझ में आए, या आपको उतने अच्छे तरीके से आपके एग्जाम के पर्पज़ से ना कोई समझाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी पढ़ते रहिए आप, कहीं से भी कंटेंट मिले। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एडिंग डिटर्जेंट टू इट। याद रखिए, जब कभी भी हम किसी पानी में या कहीं भी कुछ मिलावट कर देते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। 2 बार क्वेश्चन ये एयरफोर्स में आ चुका है, 1 बार NDA में आ चुका है, इसको याद रखिए, डिक्रीज कर जाता है। चलिए 22 क्वेश्चन। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 3-4 तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको सब बताता हूँ। कह रहा है कि आपके पास सपोज दैट ये हुआ आपका अर्थ, ठीक है, कह रहा है कि जब हम ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। कह रहा है जब हम यहाँ से सपोज दैट यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो याद रखिए, चाहे आप यहाँ से साउथ की तरफ आएँ, चाहे आप यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाएँ, आपका जी हमेशा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, रट लीजिए इसको। इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की तरफ जाएं चाहे साउथ की ओर, आपका जी इंक्रीज करेगा। और इससे 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है एक इंसान यहाँ पे खड़ा है सपोज दैट, ठीक, मैं कलर चेंज कर लूँ, एक इंसान सपोज दैट यहाँ पे खड़ा है, और वही इंसान जब नॉर्थ पे चला जाता है तो उसका वेट क्या होगा? चूंकि जी का मान बढ़ गया है और वेट आपका mg होता है, इसलिए mg भी बढ़ जाएगा, यानी आप उसका वेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इंक्रीज कर जाता है ऑप्शन सी। चलिए, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? लाइट ईयर से। मैंने आपको बताया था लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, याद रखिएगा इसको। एक और बताया था मैंने पारसेक आपको प्रीवियस वीडियो में, पारसेक दूरी के सबसे बड़े मात्रक को कहते हैं, ये दूरी का मात्रक है, और ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, A man standing at the top of tower has two spheres A and B. He drops sphere A downward the throws. He sphere B horizontally at same speed. What of the following will happen? देखो वही क्वेश्चन बार बार आता है, ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, मान लो आपका भाई है यहाँ पे खड़ा, ठीक, उसके हाथ में एक बॉल है, ठीक, और आप दोनों छत पे अपने खड़े हुए हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपका भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है, और आप खड़े हुए हैं यहाँ पे। आपके हाथ में भी एक बॉल है,
आपका भाई जो है वो जस्ट इसको नीचे फेंक देता है, कुछ करता नहीं, बस ऐसे ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है ऊपर से, ठीक। और आप उसी समय इस बॉल को कुछ स्पीड देके छोड़ते हैं, मतलब ऐसे थ्रो करके। तो पूछ रहा है कि जब दोनों बॉल साथ में गिरेंगे, एक के बाद एक गिरेंगे, तो याद रखिए फिर वही कंसेप्ट, दोनों बॉल एक साथ गिरेंगे। अब आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि दोनों बॉल साथ कैसे गिरेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब आपके भाई ने बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, तो बॉल मान लो 2 सेकेंड में नीचे पहुंची, और फिर यहाँ से जब आपने इस बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर फेंका, तब भी 2 सेकंड में अर्थ पे पहुंचेगी, बस डायरेक्ट नीचे नहीं पहुंचेगी, थोड़ा सा दूर पहुंचेगी। समझ में आया? मतलब जब वेलोसिटी दे दोगे तो थोड़ी दूर जाके गेंद गिरेगी, लेकिन टाइम इंटरवल चेंज नहीं होगा, उतने ही समय में जाके गिरेगी। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, दोनों एक साथ पहुंचेंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं, बोथ द स्फेयर्स विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, से एक साथ पहुंचेंगी। चलिए 25th क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ ईजी टू बस्ट अ गैस फिल्ड बैलून विद ए नीडल देन द नेल इट बिकॉज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से बहुत आसानी से फट जाता है, क्यों? क्यों होता है ऐसा? तो ये प्रेशर के कारण होता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए हमारा सपोज दैट ये हमारा नाखून है, तो नाखून का सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब इसका प्रेशर कम होगा, इन्वर्सली रिलेशन है। तो इसका प्रेशर सपोज दैट 5 है, ठीक, 5 ATM ऐसे सपोज किया। अब आपके पास एक नीडल है, ठीक, नीडल, और नीडल की नोक जो होती है उसका सरफेस एरिया तो बहुत कम होता है, यानी उसका प्रेशर बहुत हाई होगा, ठीक। यानी इसका प्रेशर हाई होता है, इसीलिए इससे गुब्बारा जल्दी फट जाता है। तो ये प्रेशर का खेल था, इसको भी आप याद रखिए। कह रहा है नेल एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द नीडल, नीडल एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द नेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ दियर लो डेंसिटी। कहाँ गया लो डेंसिटी? कोई लो डेंसिटी वाली चीज़ हाई डेंसिटी पर तैरती है। याद रखिए अभी वही कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं बार बार, टेंशन ना लीजिए। क्या पूछ रहा है? दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने के एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दुगना कर दिया जाए। देखो गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला लिखिए, F इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सबको पता है, ये ऊपर की चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। तो फोर्स का दूरी के साथ रिलेशन क्या हुआ? इन्वर्सली स्क्वायर का। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है कि दूरी को दुगना कर दिया गया है, मतलब आर स्क्वायर को 2r का होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा जो एफ डैश है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/2r का होल स्क्वायर। देखिए r बराबर 2r कर दिया गया है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप f को एफ डैश से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपके जो फोर्स की वैल्यू है, ठीक, फोर्स की जो वैल्यू है वो सपोज दैट, चलिए हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। क्या कहा था? एफ इज इक्वल टू, सब पहला हमारा इक्वेशन क्या बना था? 1/r², ये पहला इक्वेशन आपका। और दूसरा क्या बनाएंगे? एफ इज इक्वल टू 1/4r², क्योंकि r इज इक्वल टू 2r कर दिया। अब इसे F1 इसे F2 मानिए इक्वेशन नंबर 2 को, अब फर्स्ट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, या 2 डिवाइड बाई 1 कर दीजिए, आसानी से निकल आएगा। 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो क्या? F2/F1, F1 इज इक्वल टू 1/4r² मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दीजिए, r²/1। r² से r² खत्म, यानी 1/4 फोर्स आपका हो जाएगा। तो ये आंसर आपका कहाँ पे दिया हुआ है? ये आपका आंसर दिया है डी, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू। कह रहा है एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के द्वारा सूत्र से किया गया कार्य क्या होता है? इसको मैं समझाता हूँ आपको स्क्रीन पे। देखिए एक आपको पेंडुलम मैंने दिया, ठीक है। सपोज दैट मैंने आपको एक पेंडुलम दिया, पेंडुलम, ठीक। कह रहा है कि जब ये पेंडुलम अपना एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, तो इस पेंडुलम के द्वारा ऑसिलेशन कंप्लीट करने पर वर्क डन कितना होगा? तो सपोज दैट यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, और फिर गया यहाँ, फिर यहाँ आया, मतलब तब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। जैसे जिस पॉइंट से शुरू किया यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ आया, तब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। और पूरे ऑसिलेशन के दौरान इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो गया। तो आपको पता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा यहाँ पे जीरो है, यानी कि कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आपका जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पूरी तरह कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 29 पे चलते हैं। रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन ब्लॉक्स वाई।
रेलवे ट्रैक बड़े आकार के लकड़ी के ब्लॉक पर रखे जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रेशर को अर्थ सरफेस पे ना क्रिएट होने दें। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अपने आप प्रेशर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? इनमें से कौन सा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% लोग इसी में फंसते हैं। बहुत लोग स्टील लगा के आएंगे, पूरी तरह से गलत है भैया आपकी सोच। गूगल पर मार लीजिए सर, कहीं भी मार लीजिए सर, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में जहाँ जब आपको कंपैरिजन देगा कि आप इलास्टिक बताइए इनमें से कौन सा है, अगर वहाँ पे आपको गलती से भी क्वार्ट्ज दिख जाए, क्या क्वार्ट्ज, तो आप उसी को टिक करके आइएगा, या फॉस्फर ब्रॉन्ज दिख जाए तो उसी को टिक करके आइएगा, स्टील वहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है, स्टील नहीं होगा, क्वार्ट्ज। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा इलास्टिक है सबसे ज़्यादा, अगर स्टील दिया है क्वार्ट्ज भी दिया है तो याद रखिए क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, उसके बाद फॉस्फर ब्रॉन्ज, उसके बाद स्टील। चलो 31 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मोस्ट डक्टाइल मटेरियल कौन सा है? सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल प्लेटिनम। बहुत लोग सिल्वर लगा के आएंगे, गलत है। देखिए आप पढ़े हैं मानता हूँ मैं, लेकिन आपको जब ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, मैंने आपको कहा कि आप कंपेरिजन करिए खली में, ठीक है, जॉन सीना में, रोमन रेंस में, तब आप कंपैरिजन करके बताएंगे कि खली ज़्यादा तगड़ा दिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको कंपैरिजन में ही कन्फ्यूज कर दिया। दूसरा मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो ऑप्शन चेंज होने से आंसर बदल जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपने आज तक प्रैक्टिस किए हैं उसमें आपको केवल सिल्वर मिलता था, सिल्वर के बाद गोल्ड और स्ट्रॉन्सियम, इधर उधर के आइटम, तो आप उनमें एलिमेंट में सिल्वर मार के चले आते थे। लेकिन प्लेटिनम जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, उसके बाद सिल्वर आता है। चलिए 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षीय वेग का सूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी का करेक्ट फार्मूला √gm/r होता है। इसको रट्टा मान लीजिए एज इट इज, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। gm/r, आर क्या होता है? पृथ्वी के सेंटर से, यहाँ से सपोज दैट यहाँ पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो पृथ्वी के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है उस सैटेलाइट का, ठीक है। तो वही उसकी वेलोसिटी होती है। अच्छा, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है, इतनी वेलोसिटी हम उस सैटेलाइट को देते हैं, ठीक है, अपने क्या कहते हैं सैटेलाइट को, उपग्रह को इतनी वेलोसिटी देते हैं ताकि वो अर्थ में गिर ना जाए, वो उसके चारों तरफ घूमता रहे, वही ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। वैल्यू कितनी होती है? √gm/r। चलो अच्छा 33 क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल ड्रॉप रिमेन्स एज ऑयल ड्रॉप ऑन हॉट वाटर बिकॉज। देखो जब ऑयल की बूंद को, या किसी भी ऑयल की बूंद को जब आप ठंडे पानी में डालते हैं तो फैल जाती है, डूबती नहीं, सिंक नहीं करती। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से क्या कहते हैं वो तेल की डेंसिटी से कम होती है, वो फ्लोट नहीं करती है, डूबती नहीं है उसमें, ठीक है। मगर जब आप गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी, तो जो बूंद रहती है जो आपने ऑयल ड्रॉप डाली थी वो वैसी की वैसी रहती है, फैलती नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा, ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है ऑयल का वो लेस देन है वाटर से, इसलिए एक मिनट, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज़ मोर देन द ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो इस बूंद को जो है वो फैलने नहीं देती है। तो जो ऑयल का सरफेस टेंशन है वो हॉट वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है अपना शेप नहीं खोती है, फैलती नहीं है, और ठंडे पानी से कम होता है इसलिए उसमें फैल जाती है। तो ये सरफेस टेंशन के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जो बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो होती हैं वो वायुमंडल में गोल गोल क्यों दिखाई देती हैं, स्फेरिकल टाइप में, तो ये भी सरफेस टेंशन का ही एग्जाम्पल है। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में इस बार ये आ जाए। तो सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। चलिए, वाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? तापमान में वृद्धि के साथ तरल की सांद्रता क्यों घट जाती है? तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई गाढ़ी चीज़ दी, अब आपने उस गाढ़ी चीज़ को हीट करना शुरू किया तो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने से मतलब क्या निकाला आपने? कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर गई। तो जब आपकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है तो किसी की विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी के डिक्रीज होने के कारण उसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, समझ सकते हैं आप इसको अच्छे तरीके से। अब ये तो बचपन का क्वेश्चन है, क्लास 9th का। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए करवाया है कि ये कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा गैर ऊर्जा अक्षय स्रोत है?
नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैं आपको देना चाहूँगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि यदि हम ऐसी ऊर्जा जिसको हम एक बार इस्तेमाल करके दोबारा उसका इस्तेमाल ना कर पाएँ, ठीक है, तो ऐसी कौन सी ऊर्जा होती है, आपको याद रखिए, कोलतार की ऊर्जा यानी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, नेचुरल गैस की ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं जो होती हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ही आती हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, नेचुरल गैस। बस खत्म होने वाला है, आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं। व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड बाय ए फोर्स, जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला खींचा जाता है तो क्या वर्क डन के बारे में पूछा है कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा। इसको भी मैं आपको स्क्रीन पे समझा देता हूँ। देखो, आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, सपोज दैट आपके पास एक बॉल थी, बॉल बॉल नहीं नहीं बॉल 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 को हटाइए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज दैट आपके पास यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है मास एम का, ठीक, मास एम का ब्लॉक है। अगर आप इसको धक्का मारते हैं तो आपने फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, ओके, और ये ब्लॉक भी किधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में, यानी इस दिशा में आपका जो वर्क डन होगा वो तो पॉजिटिव होगा, ओके, ये समझे आप। बट अब देखो, अब दूसरा दूसरा समझिए, ये तो ढकेलने की बात होगी, खींचने की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है और यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग जोड़ दिया मैंने, ठीक है, और स्ट्रिंग को आपको आपके हाथ में मैंने पकड़ा दिया, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग को आपके हाथ में पकड़ा दिया और मैंने कहा इसको खींचिए अपनी ओर, तो आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, अपनी ओर, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आपकी ही ओर डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, तो यानी फिर से मल्टीप्लाई एफ इंटू डी, ये भी आपको वर्क डन की पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, यानी कि दोनों केसेस में आपको वर्क डन पॉजिटिव मिलता है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ लिखा है आपका, वर्क डन इज पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 3, यानी जब किसी बल द्वारा किसी पिंड को धकेला या खींचा जाता है तो जो वर्क डन निकल के आता है वो पॉजिटिव आता है। ओके, 38 क्वेश्चन हमारा, इरेगुलरिटी इन द मोशन ऑफ स्टार इज कॉल्ड, ये आप याद रखिए, इसको बॉबलिंग कहते हैं, बॉबलिंग इज कॉल्ड द इरेगुलरिटी मोशन ऑफ स्टार, ठीक है। 39 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट प्लेनेट एंड मैक्सिमम एट प्लेनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने इसको सुना ही नहीं होगा अपनी लाइफ में। कह रहा है जी की जो वैल्यू होती है मिनिमम किस प्लेनेट पे होती है और मैक्सिमम किस प्लेनेट पे होती है। याद रखिए कि ऐसे याद रखिए कि छोटे ग्राफ पर छोटी वैल्यू और बड़े ग्राफ पर बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे सबके ऑप्शन में पहला ग्राफ बड़ा और दूसरा छोटा दिया है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में आप देखिए मरकरी जो है वो जुपिटर से छोटा, तो मरकरी पे सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू कम होती है और जुपिटर पे सबसे ज़्यादा होती है, इसको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। बच्चों वाला क्वेश्चन, क्लास 9th का, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। इसकी डायमेंशन बहुत पूछी जाती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो मैंने आपको बताया था फोर्स की डायमेंशन रट लीजिए, mlt-2 होती है, और मीटर स्क्वायर है तो यल स्क्वायर और लिख दिया, किग्रा स्क्वायर है कि ग्रे स्क्वायर को एम स्क्वायर लिख दिया, ठीक, तो इसको काट पीट के आप करेंगे तो इसका डायमेंशन आसानी से निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ठीक, और आप पढ़ाई करते रहिए, आपका पेपर नज़दीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो 40 क्वेश्चन आपके ये तैयार। प्रीवियस वीडियो भी मैंने 40 क्वेश्चन का बनाया था, इस तरह से मैंने आपको फिजिक्स के 80 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। अब मैं आपको 200 क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ, 2 वीडियो में आपको मैं लगभग, और 3 वीडियो मिला के आपको 200 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिजिक्स के, मैथ के, फिर केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। तो 10-5 दिन में आप इसको खूब सारा यही रिवीजन करिए, बाकी आपके पास कोई अब वो तो है नहीं कि आप पूरा ग्रंथ पढ़ के चले जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जितने कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें मैंने क्वेश्चन तो आपको 40 करवाए हैं, मगर एक एक क्वेश्चन के 4-4 विकल्प थे उनको भी डिस्कस किया है, ऑप्शंस को, यानी आपके लगभग मैंने 100 क्वेश्चन इसमें करवा दिए। तो आप इसको कंसेप्ट को पढ़ते चलिए, कंसेप्ट से फिजिक्स खत्म होती है, प्रैक्टिस से फिजिक्स खत्म होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से फिजिक्स खत्म नहीं होती है, ये बहुत बड़ी ब्रांच है हमारे हायर स्टडीज़ की या कहीं की भी, तो इसको आप आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म तभी होगी, ये ख़त्म तो हो ही नहीं सकती, लेकिन अधिक से अधिक आप अंडरस्टैंडिंग तभी कर सकते हैं जब आप इसका पूरा फ़ायदा लेंगे, रिवीजन करेंगे और कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए, आपका इसी मेरे ख्याल से आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का भी पेपर होने वाला होगा, उसमें भी इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं हैं। मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का पूरा पढ़ा दिया था एक ही वीडियो में, डायमेंशनल एनालिसिस पूरा पढ़ाया ही, मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा दिया आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पढ़ा दिया, और क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ मैं लगभग 150 आपको फिजिक्स के। तो इनसे बाहर आपको जाने वाले ने प्लेलिस्ट में वीडियोस पढ़ी हैं, देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिनको पता ना हो कि यूनिवर्सिटी का जो बीएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कहाँ होती है उनको बताइए, और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।